we are going to start the new topic on RDBMS that is normalization. So the first question is, what is normalization and why we use normalization? Right. So normalization, we can say that normalization is a technique through which we can restrict the redundancy of information within the table. अब redundancy का मतलब क्या हो? डुप्लीकेसी, क्योंकि ये एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम टेबल में जो इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेसी होता है उसे हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं. राइट. So we can say that this can be performed through two steps. The first step is what? The पहला step है कि data is put in a tabular form by removing repeating rows. पहला स्टेप होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप टेबुलर फॉर्मेट में रखिए और उसमें आप रिपीटिंग रो को कोशिश कीजिए कि हम रिपीटिंग रो को रिमूव कर दें. Right? The second step is the duplicate data is removed from relational table. और सेकंड स्टेप करता है कि जब आप टेबुलर फॉर्मेट में रखें और वहां पे रिपीटिंग ग्रुप को आपने रिमूव किया तो आपके टेबल से 100% रिपीटेशन ऑफ रिडंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए. तो अगर हम किसी भी टेबल से रिडंडेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर ले तो हम कहेंगे कि हमारा टेबल नॉर्मलाइजेशन हो गया है. So what is normalization? So normalization is the process of decomposing the redundant relational schema by breaking up their attribute into smaller relational schema. It means कि आप एक काफी लो साइज का अगर डेटाबेस टेबल है जिसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं तो उस एट्रीब्यूट्स को उस टेबल को हम वर्टिकली ब्रेक करेंगे ताकि हम वहां पर रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकें. सो द क्वेश्चन इज व्हाट, ठीक है हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव. Right. So there are three basic objectives for creating the normalization over the table. The first is what? To create a formal framework for analyzing the relational schema based on their key. हमें एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें एक एट्रीब्यूट होगा और वो एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, की एट्रीब्यूट होना चाहिए. की एट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि जिसके हेल्प से उस टेबल में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है वे सारे एट्रीब्यूट के डेटास को हम इजीली फाइंड आउट कर सकें. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर नॉर्मलाइजेशन. सेकंड पॉइंट इज व्हाट, जब हमने टेबल को स्प्लिट कर दिया, नॉर्मलाइजेशन करने का कोशिश किया, लेकिन क्यों? क्योंकि टेबल में हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं यूजर्स के क्वेरी को रिस्पांस देने के लिए. सो द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इज व्हाट, कि हम एक पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज को यूज करें, क्वेरी स्ट्रक्चर्स को, एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्रिएट कर सके जो कि यूजर्स के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस में रखे हुए इंफॉर्मेशन को फास्टेस्ट वे से रिट्रीव कर सके. This is our second objective. The third objective is what? To free relation from undesirable anomalies. तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट का कि हम अपने टेबल से अनोमलाइज को रिमूव कर सके. मतलब जो आपके टेबल में इंफॉर्मेशन के डुप्लीकेसी के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल कर सके. So problem किस कारण से हो सकता है? Basically there are three types of anomalies. One is called updation anomalies, another is called deletion anomalies, and the third one is called insertion anomalies. आप कॉमन वे से समझ सकते हैं. अगर आपके टेबल में
डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो दैट इज ड्यू टू द इंसर्शन अनोमलीज। और जब डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो वहां पर अपडेशन अनोमलाइज का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मतलब हो सकता है 10 रिकॉर्ड्स का डुप्लीकेसी हो आपके टेबल में और आपने 2 रिकॉर्ड को अपडेट किया, रेस्ट सारा रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं हुआ, सो डेटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट ड्यू टू अपडेशन अनोमलाइज। सो हमें इसे भी क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। द थर्ड पॉइंट इज नॉट डिलीशन अनोमलाइज। मान लो कि आपके टेबल में किसी इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उसे हटाना चाहते हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेसी है और आपके नॉलेज में नहीं है, दैट ऐसे केस में आप कुछ रिकॉर्ड्स को हटा देंगे बट उसका पार्शियल इंफॉर्मेशन आपके टेबल में स्टोर रह जाएगा, एंड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिलीशन अनोमलाइज। तो ये जो अपडेशन अनोमलाइज हो या डिलीशन अनोमलाइज हो या इंसर्शन अनोमलाइज हो, ये सारे प्रॉब्लम्स ड्यू टू द रिडंडेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ही क्रिएट होता है। इसीलिए टेबल को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने से पहले टेबल को क्या कर लिया जाता है, नॉर्मलाइज कर लिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही हुआ टू कंट्रोल द डुप्लीकेसी, राइट, क्योंकि जब हम टेबल में डुप्लीकेसी को, रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लेंगे, दैट हमारे पास ये जो 3 प्रॉब्लम्स है डुप्लीकेसी के कारण, इंसर्शन अनोमलाइज, अपडेशन अनोमलाइज एंड डिलीशन अनोमलाइज, ये तीनों अनोमलाइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन? सो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब नॉर्मलाइजेशंस को कंप्लीट करने के लिए आपके माइंड में क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहला पार्ट कि आपके टेबल में नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स मिनिमम होना चाहिए, मतलब आपके टेबल में एट्रिब्यूट्स का जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उतना ही एट्रिब्यूट्स होना चाहिए जो एट्रिब्यूट्स एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड। इट मीन्स सारे एसोसिएटेड कोरिलेटेड एट्रिब्यूट्स को एक सिंगल रिलेशन में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि रिडंडेंसी को हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपके टेबल में नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स मिनिमम हो, आपके टेबल में एट्रिब्यूट वैसा ही हो जो एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड हो, ताकि आप क्या कर सके, अपने टेबल में डुप्लीकेसी को, रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सके। ठीक है। सो अगर हम these are the basic objective and basic concept for performing normalization over the table. So next question is how many types of normalizations are there? So basically अगर हम लोग बात करें तो 4 तरह का normalization की हम लोग बात करते हैं। The first type of normalization that is called 1NF, that is called first normal form. The second type of normalization is called 2NF, that is second normal form. The third one is called 3NF, that is third normal form, and the last one is called BCF. तो ये बेसिकली हमारे पास 4 तरह का स्टेट है जिसके हेल्प से हम टेबल में डुप्लीकेसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, जब हमारे पास प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम पैराग्राफ के फॉर्मेट में होता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि अगर आपका प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आपको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, और जब आप टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन्स के पीरियड में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि उस प्रॉब्लम में किस एट्रिब्यूट्स के वैल्यूज का रिपीटेशन हो रहा है और किस एट्रिब्यूट्स के वैल्यूज का रिपीटेशन नहीं हो रहा। सो द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, टू क्रिएट द टेबल ऑफ योर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक टेबल बनाया है कोर्स से रिलेटेड और उसमें हमने रखा है कोर्स कोड, कोर्स नेम, टीचर्स नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड सिस्टम, और इसमें हमने कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर रखा है। तो जब वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त हमें समझ में आ रहा है कि
रोल नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 2 1 4 अलग अलग कोर्स में अलग अलग रोल नंबर का रेपिटेशन नहीं है, बट जो टीचर्स हैं वो कई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट कई स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, उस सब्जेक्ट का कोड एक है। सो यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट, जैसे हमने इस प्रॉब्लम को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन का रिडंडेंसी क्रिएट हो रहा है, जैसे कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड टीचर्स। बट रेस 3 एट्रीब्यूट्स के जो वैल्यूज है वो यूनिकली स्टोर कर रहा है। सो ये आइडिया हमारे माइंड में तब आया जब हम उस प्रॉब्लम को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किए। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर्म करता है आपका इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। सो जब आप टेबुलर फॉर्मेट में लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ रिडंडेंसी कंट्रोल हो गया। टेबुलर फॉर्मेट के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर रिडंडेंसी है या नहीं, और इफ देयर इज सम रिडंडेंसी देन वी कैन कंट्रोल दैट रिडंडेंसी बाय इंप्लीमेंटिंग सम प्रोसेस, बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ओवर दैट टेबल। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हम दो तरह का प्रोसेस का काम करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड फ्लैटरिंग ऑफ द टेबल। फ्लैटरिंग ऑफ द टेबल कहता है कि जब आप प्रॉब्लम को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किए तो अब उस टेबल को ग्रुप से रिकॉर्ड बेसिस पे कन्वर्ट कीजिए। जैसे अगर हमने कहा A1 कोर्स कोड है, RDBMS सब्जेक्ट का नाम है, टीचर का नाम है अवस्था, रोल नंबर है स्टूडेंट का, तो हमें फ्लैटरिंग ऑफ द टेबल कहता है कि हमें एक रिकॉर्ड बनाना होगा रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एंड रोल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, रोल नंबर 1 के टीचर है अवस्था, कोर्स नेम है RDBMS एंड कोर्स कोड है A1 एंड दिस इंफॉर्मेशन इनका पुट किया गया। फिर से A1 RDBMS अवस्था टू सूरज एंड तो पेटीएम कोड कंप्यूटर को यूज कर रहा है, लाइक दैट। अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस कोई टीच कर रहे हैं तो उसका कोर्स कोड है B1 एंड टीच कर रहे हैं मधु सिन्हा, रोल नंबर है 2 एंड स्टूडेंट नेम है सूरज एंड सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेप कहता है कि अब जब ग्रुपिंग ऑफ द डेटास हो गया तो उसको रिकॉर्ड में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड के हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज का रिडंडेंसी हो रहा है। सो वंस when we have created a flattering of the table, then the second step is what? क्योंकि यहाँ भी redundancy control नहीं हुआ, duplicacy है। आप देख लीजिए ये कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड टीचर्स नेम का duplicacy है। सो इसे कंट्रोल करना है, इसे कंट्रोल करने के लिए जो नेक्स्ट टेक्निक है that is decomposing of the table, vertical decompositions of the table। एंड वर्टिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द टेबल कहता है कि आप टेबल को एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड करें। आप देखें कि आपके टेबल में किस किस एट्रीब्यूट्स का वैल्यूज का डुप्लीकेसी हो रहा है, वैसे सारे एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल में स्टोर कीजिए, और वैसे सारे एट्रीब्यूट जिसके वैल्यूज का डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं हो रहा है उससे कंबाइन कर एक सिंगल अदर टेबल में स्टोर करेंगे। और जब हम इस तरह से अब टेबल का पार्टीशनिंग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेबल नॉर्मलाइज्ड हो रहा है, राइट। सो अगर हम देखें कि इस टेबल में ये कोर्स कोड, कोर्स नेम, टीचर्स नेम का डुप्लीकेसी हो रहा है, और ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और सिस्टम का डुप्लीकेसी नहीं हो रहा है, तो एट्रीब्यूट क्लियर है। बट एट्रीब्यूट को ट्रैक करने के लिए हमें कुछ कीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस टेबल में की को फाइंड आउट करना होगा। सो इस टेबल में अगर हम की कहें तो कोर्स कोड है, तो अगर हम कोर्स कोड को लेकर दो टेबल बनाते हैं, इस टेबल से एक टेबल बनाए कोर्स कोड, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड सिस्टम। इसका मतलब है पहला स्टेप कहता है
कि एक की एट्रीब्यूट को कंसीडर कीजिए एंड दूसरा स्टेप करता है कि वैसे सारे एट्रीब्यूट को उसके साथ एसोसिएट कीजिए जिसका वैल्यूज का डुप्लीकेसी नहीं है। सो हम एक टेबल बना दिए दैट इज कोर्स कोड, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड सिस्टम, और इस टेबल का नाम दे दिया हमने कोर्स स्टूडेंट, राइट। अब क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी है तो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कीज को हम लोग कॉमन रखेंगे दैट इज कोर्स को, एंड जिस एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को का डुप्लीकेसी हो रहा है उस एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए अलग से टेबल में स्टोर कर देंगे। सो कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड टीचर्स नेम, ये हमारा दूसरा टेबल हो गया, और ये टेबल हमारा इस टेबल को एक नेम प्रोवाइड कर देंगे एंड दैट नेम इज द कोर्स नेम। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा टेबल क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी फ्री हो जाएगा, हमारे टेबल में डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। बट दिस इज द इनिशियल प्रोसेस जिसके थ्रू वी कैन कंट्रोल द डुप्लीकेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टेबल वन नॉर्मल फॉर्म में हमारा नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसमें रिडंडेंसी कंट्रोल हो जाए। सो अगर आपका टेबल वन नॉर्मल फॉर्म में रिडंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैटरिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल, देन हम दूसरे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू।